जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और आपको लेकर चलती हूं हमारे स्पेशल टाइम मशीन में। आज हम चलेंगे 1964 की ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में, जहां आप देखेंगे आखिर क्यों पंडित नेहरू के निधन के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बिखेरी गई देश में उनकी अस्थियां। 1964 में एक नहीं बल्कि 3 प्रधानमंत्रियों ने संभाली थी देश की कमान। 1964 ही वो साल था जब भारतीय सेना में महिलाओं को शामिल किया गया था और इसी साल कंबोडिया के डाक टिकट पर छाए हुए थे हनुमान। 1964 में ही आया था वो चक्रवात जिसने कर दिया था देश के आखिरी शहर को वीरान। और यही वो साल था जब ओलंपिक्स में भारत से हॉकी में हारा था पाकिस्तान। तो चलते हैं 1964 में। ये है जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन। सत्ताईस मई 1964 को 74 वर्ष की उम्र में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेहरू ने अपनी वसीयत या इच्छा पत्र में क्या लिखा था? नेहरू ने लिखा था कि मुझे भारत के लोगों से इतना प्यार और स्नेह मिला कि मैं इसका छोटा सा अंश भी उन्हें लौटा सकता हूं, तो यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। उन्होंने लिखा कि मैं पूरी ईमानदारी से घोषणा कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु के बाद किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान किया जाए। मैं किसी भी अनुष्ठान में विश्वास नहीं रखता, इसीलिए मेरे मृत्यु के बाद ऐसा करना वास्तव में पाखंड होगा। मैं चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में होती है तो मेरा दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी राख इलाहाबाद भेज दी जाए। इसमें से मुट्ठी भर राख प्रयागराज के संगम नदी में बहा दी जाए, जो हिंदुस्तान के दामन को चुनते हुए समंदर में जाती है। मेरी राख के कुछ हिस्से को हवाई जहाज से देश के खेतों में बिखरा दिया जाए, जहां हजारों मेहनतकश किसान काम करते हैं। मेरी राख को बचाकर ना रखा जाए और ना ही उसे संरक्षित किया जाए। नेहरू की इच्छा अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और हवाई जहाज के जरिए देश के कई हिस्सों में उनके अस्थि कलश की राख बिखेरी गई थी। मई 1964 में जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उस वक्त तक देश की नई व्यवस्था में उत्तराधिकारी पहले से तय करने की कोई परंपरा या सिद्धांत नहीं था। इसलिए नेहरू के निधन के बाद आनन फानन में गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था। गुलजारी लाल नंदा ने एक हफ्ते तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया, जिसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस तरह साल 1964 में भारत में 3 प्रधानमंत्री हुए और वो भी महज 2 हफ्ते के अंदर। 27 मई 1964 तक नेहरू पीएम रहे, फिर 27 मई से 9 जून तक गुलजारी लाल नंदा और 9 जून 1964 से लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद कभी अपनी सरलता से समझौता नहीं किया, कभी अपने पद का फायदा उठाने की कोशिश तक नहीं की। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक पिता की जिम्मेदारी भी शास्त्री जी ने बखूबी निभाई। 1964 में जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तब उनके बेटे अनिल शास्त्री दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे। उस वक्त पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभिभावकों को उनके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल जरूर बुलाया जाता था। शास्त्री जी ने भी तय किया कि वो अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने उनके स्कूल जाएंगे। स्कूल पहुंचने पर शास्त्री जी ने देखा कि किसी भी अभिभावक की गाड़ी स्कूल परिसर के अंदर नहीं जा रही थी। ये देख शास्त्री जी भी अपने बेटे अनिल शास्त्री के साथ गेट पर ही गाड़ी से उतर गए और उनको लेकर क्लास में पहुंचे। जब क्लास टीचर ने अपने सामने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देखा, तो वो चौंक पड़े और कहा, सर, आपको रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी।
आप किसी को भी भेज देते। टीचर की इस बात का जवाब देते हुए शास्त्री जी ने कहा, मैं वही कर रहा हूं जो मैं पिछले कई सालों से करता आया और आगे भी करता रहूंगा। रंग भेद यानी किसी व्यक्ति का उसके रंग के आधार पर अपमान करना, और ऐसी ही रंग भेदी मानसिकता का शिकार बने थे दिग्गज समाजवादी नेता और लोकसभा सदस्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और वो भी अमेरिका में। दरअसल अप्रैल 1964 में राम मनोहर लोहिया अपनी विश्व यात्रा के दौरान अमेरिका पहुंचे थे और वहीं वो रंग भेद का शिकार बने थे। हुआ ये कि लोहिया मिसिसिपी के जैक्सन शहर के तोगुलू कॉलेज में लेक्चर देने गए थे। इस दौरान उनके साथ उनकी राइटर दोस्त रूथ स्टीफन और कॉलेज के प्रेसिडेंट बीटल्स भी थे। लोहिया वहां के मोरीजान कैफेटेरिया में लंच करने गए। उस वक्त लोहिया पारंपरिक भारतीय परिधान धोती कुर्ता पहने हुए थे, लेकिन जैसे ही वो कैफेटेरिया में पहुंचे, वहां के मैनेजर ने कहा कि वो काले लोगों को डिनर या लंच नहीं देते हैं। राम मनोहर लोहिया ने कैफेटेरिया के मैनेजर के इस रंग भेदी बर्ताव का विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां पुलिस पहुंच गई और लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलने पर अमेरिका के तत्कालीन उप विदेश मंत्री जॉर्ज बाल ने मिसिसिपी राज्य सरकार से लोहिया को तुरंत रिहा करने और इस बर्ताव के लिए भारतीय दूतावास से माफी मांगने का आदेश जारी किया था। भारत के दक्षिणी छोर पर एक छोटी सी जगह है जो 1964 में आए रामेश्वरम चक्रवात की चपेट में आकर वीरान हो गया था। 1964 में आए रामेश्वरम चक्रवात से पहले धनुषकोडी भारत के बेहतरीन स्थलों में एक था। उस वक्त धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस भी थे। लेकिन 1964 में आए रामेश्वरम चक्रवात ने सब कुछ तबाह कर दिया। रामेश्वरम चक्रवात को भारत में आए सबसे खतरनाक चक्रवातों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि 1964 में आए चक्रवात की चपेट में आकर 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी पलटकर समुद्र में डूब गई थी। 1964 की तबाही के बाद ये जगह सुनसान हो गई। ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोडी वो जगह है जहां श्री राम ने हनुमान को एक पुल बनाने का निर्देश दिया था ताकि वानर सेना रावण की लंका तक पहुंच सके। ऐसी मान्यता भी है कि लंका में रावण का वध करने के बाद विभीषण ने श्री राम से कहा था कि वो लंका तक जाने वाले सेतु को तोड़ दें, जिसके बाद श्री राम ने धनुष से सेतु के एक छोर को तोड़ दिया और तभी से इसका नाम धनुषकोटी पड़ गया। 1964 के चक्रवात के बाद धनुषकोडी जाने वाले लोगों ने वहां कई असामान्य गतिविधियां महसूस की। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें अपने आसपास किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। जब ऐसे मामले बढ़ने लगे तो तमिलनाडु सरकार ने वहां लोगों के रहने पर पाबंदी लगा दी और साथ ही ये भी आदेश जारी किया कि दिन ढलने के बाद वहां कोई नहीं रुकेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होड़ की कहानियां बरसों पुरानी हैं। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत को पछाड़ने की कोशिश करता आया है, लेकिन हर बार और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। कुछ ऐसा ही नजारा साल 1964 में भी देखने को मिला। ऐतिहासिक मुकाबले के लिए 1964 में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थीं। उस मैच में तनाव इतना ज्यादा था कि रेफरी को कई बार दखल देना पड़ा था। उस हाई टेंशन मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 1-0 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का ये 7वां गोल्ड मेडल था। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया था।
वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये लगातार तीसरा ओलंपिक फाइनल था और टोक्यो में जीत भारत के नाम रही। उन्नीस ही वो साल है जब भारतीय सेना की पहली महिला पैराट्रूपर लेफ्टिनेंट कर्नल जे फरीदा रेहाना भारतीय सेना में शामिल हुई थी। महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं होती हैं। इस बात को भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल जे फरीदा रेहाना ने हर कदम पर साबित किया। 1962 में जब फरीदा रेहाना अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उन्हीं दिनों भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत की हार से फरीदा काफी दुखी हुई थी और तब उन्होंने ये ठान लिया था कि मेडिकल की परीक्षा पूरी होते ही वो सेना ज्वाइन करेंगी। और 1964 में वो दिन आया जब फरीदा रेहाना भारतीय सेना का हिस्सा बनी। रेहाना भारतीय सेना की पहली महिला सर्जन भी थी। सेना में डॉक्टर बनना ही फरीदा का अंतिम लक्ष्य नहीं था। उन्होंने सेना में पैराट्रूपर बनने का फैसला किया। फरीदा का ये फैसला आसान नहीं था और 3 बार उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। लेकिन चौथे प्रयास में फरीदा को कामयाबी मिली और वो सेना में पैराट्रूपर बनी। उन्नीस में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म संगम भारत की पहली फिल्म थी जिसे विदेश में शूट किया गया था। फिल्म लव ट्रायंगल पर आधारित थी, जिसमें राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार के बीच प्रेम त्रिकोण दिखाया गया था। जिसने संगम फिल्म देखी होगी उन्हें शायद याद होगा कि जब राज कपूर वैजंती माला से शादी करने के बाद हनीमून पर जाते हैं, ये सीन यूरोप में ही शूट किया गया था। राज कपूर और वैजंती माला के रोमांटिक सीन्स वेनिस, पेरिस और स्विट्जरलैंड में फिल्माए गए थे। कलाकारों के साथ पूरी टेक्निकल टीम यूरोप के कई लोकेशंस पर ले जाने और शूटिंग करने पर राज कपूर को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा था। लेकिन फिल्म संगम की सफलता ने उनका सारा मलाल धो डाला था। संगम के साथ एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि ये राज कपूर प्रोडक्शंस की पहली रंगीन 1962 में चीन ने धोखे से भारत की पीठ में खंजर घोंपा था। भले ही भारत 62 का युद्ध हार गया था, लेकिन मां भारती के शूरवीरों ने चीन की सेना को नाकों चने चबवा दिए थे। इस पराजय पर एक फिल्म बनाना अपने आप में बेहद मुश्किल काम था। युद्ध के 2 साल बाद यानी 1964 में भारत चीन युद्ध पर एक फिल्म बनी जिसका नाम था हकीकत। अमूमन फिल्मकार हार और निराशा से जुड़ी कहानियों पर फिल्म बनाने से कतराते हैं, लेकिन चेतन आनंद ने ये जोखिम उठाया और 1962 के भारत चीन युद्ध पर हकीकत जैसी फिल्म बनाई। इस फिल्म में युद्ध के मैदान में डटे जाबाज सैनिकों की कहानी बेहद मार्मिक अंदाज में दिखाई गई थी। फिल्म में धर्मेंद्र और बलराज साहनी के किरदारों ने जान फूंक दी थी। इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक आंखों से आंसू पोंछते हुए सिनेमा घरों से बाहर निकलते थे। ये फिल्म युद्ध में शामिल उन हजारों जवानों की हिम्मत और हौसले की दास्तान है जिन्होंने भूख प्यास, परिवार, दर्द और मुश्किलों की परवाह किए बगैर देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। चीन के धोखे और भारतीय सैनिकों के हौसले की कहानी पर बनी ये फिल्म आज भी देशभक्ति पर बनी बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। रामायण महाकाव्य केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पसंद की जाती है। इसका एक प्रमाण 1964 में मिला, जब 10 अक्टूबर 1964 को कंबोडिया ने हनुमान जी की एक तस्वीर को डाक टिकट पर जारी किया। दरअसल 1964 में कंबोडिया के एक डाक टिकट पर हनुमान जी की तस्वीर को चित्रित किया गया। आपको बता दें कि कंबोडिया के अंकोर वट में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और यहाँ आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। ये था सफर वर्ष 1964 का।
वो साल जब पंडित नेहरू के निधन से देश दुख में डूब गया, लेकिन आने वाले सालों में देश तरक्की की नई कहानियां लिखने वाला था। कल टाइम मशीन में जी न्यूज पर शाम 6:30 बजे ले जाएंगे आपको 1965 की 10 अनसुनी अनकही कहानियों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने से राष्ट्रपति जी ने